क्लास में चल रहे थे और उसमें आप सभी लोग देखे, आप सभी लोग पिछले क्लास में देखे। आज आपको स्वामी दयानंद सरस्वती की बात, विवेकानंद जी की बात, ये दोनों बात आपका कंप्लीट किए। पिछले क्लास में आप देख चुके थे जिसमें हम लोग देखे भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत या आधुनिक भारत के पिता जिनको कहते हैं राजा राम मोहन राय, उनकी बात भी हम लोग सुन चुके थे। अब एक इम्पोर्टेंट बात देखें, भारतीय समाज में जो कुरीतियां व्याप्त थी उन कुरीतियों को हटाने के लिए तरह तरह के अभ्यास किए गए, बहुत सारे संस्थान बनाए गए। कई भारतीय धीरे धीरे एक्टिव हुए, लोगों ने समझा कि इसमें बाकी सभी लोगों का सहयोग इसमें चाहिए और करना हो। उसी क्रम में प्रार्थना समाज है, चाहे सत्यशोधक समाज है, कई समाज की स्थापना हुई। तो इसी को अब हम लोग मेन देखेंगे, संस्था के बारे में और संस्थापक के बारे में। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि यह संस्था की स्थापना कब हुई और संस्थापक कौन थे, तो आपको सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा। तो कई बच्चे अभी देख रहे हैं प्रार्थना समाज कर रहे हैं, तो पहले हम प्रार्थना समाज ही कर लेते हैं। देखिए, आपका एक संस्था है जिसका नाम है प्रार्थना समाज। क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है प्रार्थना समाज से, हम लोग उसकी बात करें। देखिए, प्रार्थना समाज में आपको ध्यान रखना है कि यह भी एक ऐसा संस्था है जो भारत के राजनीतिक के जगह सामाजिक और धार्मिक सुधार पर बल देगा। भारतीय समाज में जो कुरीतियां व्याप्त है उसी को दूर करने का प्रयास प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज आपको ध्यान रखना है कि मेन संस्थापक कौन है। कोई बच्चे लिख रहे हैं, नहीं दिख रहा है, बताओ। फिगर ओके है तो ओके लिख दो एक बार। फिगर देख पा रहे हो सब? चलिए ओके है। एक दो बच्चे जिनको अपना समस्या है उसको शेयर नहीं करो, नहीं तो फिर उससे सारे बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। चलिए बढ़िया है, ध्यान दीजिए। तो प्रार्थना समाज के जो संस्थापक हैं उनसे आपसे पूछा जाए तो देखो, प्रार्थना समाज में मेन कहा जाता है कि उस समय जो मेन व्यक्ति हैं केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन जिनका नाम आप देखे थे, चूंकि आपको बताए थे कि ये ब्रह्म समाज से भी जो है जुड़े हुए रहे। और केशव चंद्र सेन जब महाराष्ट्र में गए तो ये 1867 ईस्वी में इन्हीं से प्रभावित होकर एक व्यक्ति हैं आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग ये मेन व्यक्ति। आत्माराम पांडुरंग केशव चंद्र सेन से प्रभावित होकर प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में की। फिर यह समाज का उद्देश्य वही है, समाज में जो कुप्रथा है, चाहे वो बाल विवाह हो, पर्दा प्रथा हो, सती प्रथा हो, उन सभी विधवाओं की व्यवस्था हो, उन्हीं में सुधार लाने की एक अच्छी कोशिश। और इसी में आपको ध्यान रखना है कि आत्माराम पांडुरंग जब तक रहे इतना बहुत ज्यादा फेमस प्रार्थना समाज नहीं हुआ। एक व्यक्ति इसमें और ऐड हुए और उनके ऐड होते ही महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा प्रार्थना समाज फेमस हुआ। और ये व्यक्ति थे महादेव गोविंद रानाडे। ये मेन व्यक्ति हैं महादेव गोविंद रानाडे। देखिए, ये सबसे प्रमुख व्यक्ति हैं और इन्हीं से मेन आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। महादेव गोविंद रानाडे ये मेन व्यक्ति, इनसे क्यों क्वेश्चन पूछा जाएगा? क्योंकि महादेव गोविंद रानाडे जो है ये महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा फेमस थे। ये पश्चिम भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण के पिता कहलाते हैं। इसके अलावे आपको मेन पूछा जा सकता है कि पश्चिम भारत के सुकरात किसको कहते हैं,
तो महादेव गोविंद रानाडे को ही कहते हैं। पश्चिम भारत या महाराष्ट्र के सुकरात कहिए, पश्चिम भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण के पिता कहिए, ये सब महादेव गोविंद रानाडे को ही श्रेय जाता है। और इसीलिए आपको यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट इनका में लग गया, ये महाराष्ट्र या पश्चिम भारत के सुकरात के नाम से जाने जाते हैं, या इन्हीं का दूसरा नाम हमने अभी बताया कि ये पश्चिम बભારત के सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अग्रदूत कहे जाते हैं। आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछेगा कि पश्चिम भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अग्रदूत किसे कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि पश्चिम भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अग्रदूत महादेव गोविंद रानाडे को कहते हैं। और महादेव गोविंद रानाडे के जुटने के बाद तब प्रार्थना समाज महाराष्ट्र में बहुत बढ़िया रंग लाया, बहुत बढ़िया काम किया। इसीलिए कई बार क्वेश्चन 3 तरह से आपको आता है। सुकरात मेन यूरोप में धर्म को चलाए थे और अंतिम में उनको जहर दे दिया गया, मार दिया गया। इसलिए धर्म के सुधार के क्षेत्र में जैसे सुकरात काम किए, सेम उसी तरह से महादेव गोविंद रानाडे ने काम किया। सुकरात पहला व्यक्ति है विश्व लेवल पर जो धर्म के लिए मेन काम किया। उसी प्रकार से यहाँ पश्चिम भारत में सुकरात के जैसा काम करने वाले कौन है, महादेव गोविंद रानाडे। अब इसमें आप सभी लोग को ध्यान रखना है, प्रार्थना समाज के आपको पूछा जाएगा किनकी प्रेरणा से हुआ, तो केशव चंद्र सेन। इसकी स्थापना कब हुई, 1867। इसमें संस्थापक कौन, आत्माराम पांडुरंग। बाद में इसमें कौन जुड़े, महादेव गोविंद रानाडे। इन्हीं को महाराष्ट्र या पश्चिम भारत के सुकरात या पश्चिम भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अग्रदूत कहते। ये प्रार्थना समाज से आपका क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद तब एक मेन अगला हम लोग चले, एक समाज की बात करें। सामाजिक सुधार में बहुत इंपॉर्टेंट है सत्य शोधक समाज। देखो आपको ये अच्छा प्रश्न पूछा जाएगा, सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे और सत्य शोधक समाज क्यों बनाया गया, तो आपको बिल्कुल सही आंसर आप लोग बता रहे हैं। सत्य शोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले, बहुत बढ़िया। और सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई, बिल्कुल सही आंसर है 1873 में, और इसकी स्थापना भी महाराष्ट्र में। देखो एक बात इंपॉर्टेंट आपको समझाएं, बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें महाराष्ट्र के क्षेत्र में ये जो सत्यशोधक समाज देख रहे हो, यह सामाजिक क्षेत्र में सुधार, छुआछूत के क्षेत्र में सुधार, उसके लिए ज्योतिबा फुले के द्वारा इसकी स्थापना की। जैसा कि नाम जानते हो, फूले लगा हुआ है, सचमुच पहले फूल का ही व्यापार करते थे। लेकिन इन समाज में जो छुआछूत देखे कि इसको नहीं छुओ, उसको नहीं छुओ, इससे ज्योतिबा फुले बड़ा दुखी हुई। और ज्योतिबा फुले ने कहा कि जो शिक्षित है वही ब्राह्मण है। ब्राह्मण कोई जाति विशेष से श्रेष्ठता नहीं होगा, योग्यता से श्रेष्ठता निर्धारित होगा। और ये खुद ज्योतिबा फुले पढ़े उस जमाने में 1873 में ब्राह्मणवाद के खिलाफ आवाज उठाई। ब्राह्मण अलग है, ब्राह्मणवाद अलग है। ब्राह्मण एक जाति है और ब्राह्मणवाद एक सोच है। जिस सोच के अनुसार से पढ़े या नहीं पढ़े हमारी जाति श्रेष्ठ होती है, ये चीज को ब्राह्मणवाद के नाम से हम लोग जानते हैं। और उस जमाने में ज्योतिबा फुले ने आवाज उठाया कि गलत गलत होता है। और आप जानते हो कि ज्योतिबा फुले की जो पत्नी है, वो महिला शिक्षा के लिए सबसे पहले प्रयास की। आप जल्दी बताओ, ज्योतिबा फुले के पत्नी का नाम क्या था, जल्दी बताइए। जल्दी जल्दी।
वेरी गुड, सावित्री बाई फुले, बहुत बढ़िया। देखो तो सावित्री बाई फुले जो देख रहे हो, ये सावित्री बाई फुले एक पहली महिला है जो उस जमाने में महिला शिक्षा के लिए प्रयासरत हुई, खुद पढ़ी लिखी और खुद महिलाओं के लिए बालिका का विद्यालय खोली, और दोनों हस्बैंड वाइफ समाज के सुधार में बहुत शानदार प्रयास इन्होंने किया। किस समाज के द्वारा? सत्य शोधक समाज के द्वारा। तो अब इसमें हम लोग जरा ध्यान दीजिए, सत्य शोधक समाज, मेन पत्नी और इनका नाम, बच्चे का नाम कोई कहीं नहीं पूछता ऐसा। अब इसमें इसके बाद हम लोग चले, अगला संस्था है देव समाज। जल्दी से सभी बच्चे बताओ, देव समाज के संस्थापक कौन थे? जल्दी से आंसर दीजिए, देव समाज के संस्थापक कौन थे? बहुत बढ़िया है, वेरी गुड, अग्निहोत्री। हिमांशु जी सबसे पहले सही आंसर दिए, शिव नारायण अग्निहोत्री, शिव नारायण अग्निहोत्री। आपको कभी भी क्वेश्चन आएगा कि बताओ देव समाज के संस्थापक कौन थे, तो शिव नारायण अग्निहोत्री। कब देव समाज की स्थापना हुई? तो इसकी स्थापना 1887 ईस्वी में हुआ। देव समाज की स्थापना कब हुई? तो 1887 ईस्वी में। संस्थापक कौन है? शिव नारायण अग्निहोत्री। सेम इसका भी वही काम है, समाज में जो भी कुरीति है जो पिछले क्लास में बताए थे, उसी चीज को दूर करने के लिए देव समाज की स्थापना हुई। अगला नंबर एक बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका नाम आप सभी लोग सुने हैं, थियोसोफिकल सोसाइटी। थियोसोफिकल सोसाइटी, देखो ये एक विदेशी संस्था है। थियोसोफिकल सोसाइटी का निर्माण विदेश में हुआ है, दूसरे देश में हुआ है। लेकिन आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि दूसरे देश में निर्माण हुआ है, किस लिए? भारतीय धर्म के पक्ष के लिए। और आप जानते हो थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुआ है? न्यूयॉर्क में। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अमेरिका के न्यूयॉर्क में 1875 ईस्वी में एक व्यक्ति है, नाम आप सुने होंगे, कर्नल ऑलकॉट। कर्नल ऑलकॉट एक कर्नल है, और कर्नल ऑलकॉट के द्वारा अमेरिका के न्यूयॉर्क में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई, भारतीय धर्म की विशेषताओं को बताने कि एक ईश्वर है, ऐसे हम लोग का समाज होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। एक कर्नल ऑलकॉट भारतीय समाज में सुधार के लिए अमेरिका में थियोसोफिकल सोसाइटी का निर्माण किया, और अमेरिका में ही सब चीज चला रहे थे। बाद में 1875 के बाद इन्होंने 1882 ईस्वी में मद्रास में एक जगह, नाम आप सुने होंगे, अडयार। सबसे पहला संस्था यही दक्षिण भारत में अडयार मद्रास में खोली, और मद्रास में 1882 में एक खोले संस्था थियोसोफिकल सोसाइटी आया। और इंडिया का बताओ जल्दी से किनको दिया गया मेन कि आप संभालिए, जल्दी बताइए। ये तो कर्नल ऑलकॉट तो अमेरिका में है, इंडिया में अडयार मद्रास में इसका ब्रांच आया। एनी बेसेंट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। ऐसे अभी एनी बेसेंट से पहले हैं मैडम ब्लाडिवस्की, मैडम ब्लाडिवस्की। तो मैडम ब्लाडिवस्की जो देख रहे हो, ये ब्लाडिवस्की अभी मद्रास में चला। बाद में 1882 के बाद 1889 में एनी बेसेंट भी आप जानते हो भारतीय नहीं है, ये भी एक आयरलैंड की महिला है। एनी बेसेंट के बारे में आपसे पूछा जाए तो आप ध्यान रखोगे कि एनी बेसेंट भी आयरलैंड की महिला है, और आयरलैंड की जो महिला एनी बेसेंट है, ये 1889 में सदस्य बनते, और 1893 में आप पिछले क्लास में पढ़े विवेकानंद का जो आपने बात सुना
कि जो शिकागो में सर्वधर्म सम्मेलन हुआ तो 1893 में एनी बेसेंट अमेरिका के शिकागो गई थी, और शिकागो के बाद जब एनी बेसेंट 93 के बाद भारत आई तो उसके बाद मैडम ब्लादिवस्की का जब निधन हो गया तो यही एनी बेसेंट भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का पूरा संचरण किए, कैसे चलेगा, क्या होगा, ये पूरा देखभाल करने में बाद में एनी बेसेंट की भूमिका सबसे प्रमुख हो गई। तो देखो इंपॉर्टेंट यहाँ से 3-4 क्वेश्चन आता है। पहला आपसे पूछा जाएगा कि शिकागो के सम्मेलन में 1883 नहीं, शिकागो 1893, तो 1893 में शिकागो का सम्मेलन, तो 1893 में शिकागो में है, और शिकागो सम्मेलन में कौन भाग लिए, तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की ओर से एनी बेसेंट ही भाग लिए। और एनी बेसेंट आपको ध्यान रखना है कि भारत में इतना बढ़िया नाम कमाए कि आप जानते हो कांग्रेस में भी इनको बनाया जाएगा। हाँ, डेट याद करने की जरूरत नहीं है, डेट कहीं भी आपको एस्टेब्लिशमेंट ईयर प्रायः बहुत अच्छे संस्था का पूछेगा, जैसे ब्रह्म समाज, आर्य समाज 1828, 1875, वो सब का आपको एकदम नॉर्मल में याद होना चाहिए। बाकी इनका चूंकि एकदम एक ध्यान रखना कि शिकागो के पहले ये सदस्य बने हैं, उसके पहले अडयार में आया, इंडिया में स्थापना न्यूयॉर्क में इसका हुआ। और इसके बाद हम लोग जरा ध्यान दीजिए, कांग्रेस की महिला अध्यक्षा बनी बिल्कुल एनी बेसेंट, आप देखें कि भारत में काफी अच्छा नाम की। चलिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी के बाद अगला नंबर हम लोग देख लें, राधा स्वामी सत्संग। राधा स्वामी सत्संग, देखो नाम से ही है सत्संग, सत्संग का मतलब है अच्छा संग। तो अच्छे संगति के लिए राधा स्वामी सत्संग कर करके एक संगठन बनाया कि इस संगठन में लोग आइए, अपना घर द्वार बिना छोड़े पारिवारिक जीवन जीते हुए आप आध्यात्मिक लाभ ले सकते हैं। इसके लिए राधा स्वामी सत्संग बनाया। जल्दी बोलो, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? देखो, तो राधा स्वामी सत्संग की स्थापना 1861 में शिवदयाल सिंह ने किया। शिवदयाल सिंह, आपसे पूछा जाएगा कि बताओ राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? शिवदयाल साहब लिख रहे हैं, और अच्छा नाम है, सिंह से अच्छा साहब ही कर दो। शिवदयाल साहब ए राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे। शिवदयाल साहब बिल्कुल सही आंसर। तो अब ध्यान दो, इसमें हम लोग देखें कि अलग अलग संस्था बना, हर संस्था का एक ही उद्देश्य है, भारतीय समाज में जो व्याप्त कुरीति है उस कुरीति को कैसे दूर किया जाए। और इन सभी लोग के प्रयास से हम लोग देखेंगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जो अधिनियम है। प्रायः अधिनियम से ही एक क्वेश्चन रहता है जो आप सभी को एकदम याद होना चाहिए। जैसे सामाजिक सुधार अधिनियम एक नज़र में आपको किया हुआ है, नवजात कन्याओं की हत्या संबंधी अधिनियम। लड़की जन्म लेगी, उसका हत्या कर दिया जाता था, पहले तो कोई केस नहीं होता था। तो 1795 में सर जॉन सोर एक गवर्नर जनरल है, और सर जॉन सोर ने एक नियम लाया कि नवजात कन्या की हत्या करने पर रोक लगाए, साधारण हत्या के बराबर अपराध घोषित किया गया। मतलब अगर कोई कन्या जन्म लेती है और उसको कोई मार देता है तो उस पर भी उसी प्रकार मर्डर केस चलेगा जैसे बड़े व्यक्तियों में चलाया जाता है। तो आपको क्वेश्चन क्या देगा? क्वेश्चन देगा कि नवजात कन्याओं के हत्या पर रोक किसने लगाया? तो आंसर सर जॉन सोर। कब लगाया? तो 1795। दोनों आपको एकदम याद होना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट है शिशु वध पर प्रतिबंध, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी। शिशु वध पर प्रतिबंध कब लगा? तो 1795 से 1804 में। ये भी सर जॉन सोर और लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा शिशु हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया, और इसमें भी सेम कंडीशन रहा कि शिशु का भी हत्या का ही मुकदमा चले। दोनों देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नवजात कन्या, शिशु वध, सर जॉन सोर मेन दिमाग में सेट रहे।
अगला, ये तो सबको मालूम है, सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया? तो ये सब लोग पढ़े हो कि 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया। किसके सहयोग से? राजा राम मोहन राय के सहयोग से। एक अभी हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं। यह एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि बताओ दास प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया? क्वेश्चन देगा कि भारत में दास प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया। तो आपको ध्यान रखना है कि भारत पर दास प्रथा पर प्रतिबंध 1843 में लॉर्ड एलन बैरो ने लगाया। लॉर्ड एलन बैरो, एकदम दिमाग में सेट रखना, ये दासता को प्रतिबंधित किए कि मनुष्य को दास नहीं रख सकता। तो ये देखो एक अच्छा क्वेश्चन है, दास प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया? तो लॉर्ड एलन बैरो। कब लगाए? 1843। अगला नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। हिंदू विधवा पुनर्विवाह, ये अधिनियम कब आया? तो आप जानते हो 1857 से पहले 56 में ही लॉर्ड कैनिंग ने विधवा पुनर्विवाह की अनुमति प्रदान किया था। और इसके लिए एक व्यक्ति का नाम भी आता है, भारतीय व्यक्ति, जिनके प्रयास से यह संभव हो पाया। और वो सभी लोग जानते हो, ईश्वर चंद विद्यासागर। बिल्कुल सही आंसर है ईश्वर चंद। जैसे यहाँ पे आप जानते हो राजा राम मोहन राय, वैसे ही यहाँ पे है ईश्वर चंद विद्यासागर। इन्हीं के प्रयास से हिंदू विधवा पुनर्विवाह का अधिनियम 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने लाया। अगला नंबर देखो, सिविल मैरिज एक्ट 1872 में आया। ये सिविल मैरिज एक्ट लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय आया और इसमें अंतरजातीय विवाह को मान्यता दी गई कि एक जात दूसरे जात से विवाह कर रहा है तो उसको भी वही मान्यता है जो समान जात में। और इसी को हम लोग सिविल मैरिज एक्ट के नाम से जानते हैं, जो अंग्रेज ने पारित किया 1872। पहले विवाह के लिए लड़कियों के उम्र का निर्धारण, लड़कों के उम्र का निर्धारण नहीं था। और इसी के लिए शारदा अधिनियम, बहुत इंपॉर्टेंट तुमको क्वेश्चन आएगा, शारदा अधिनियम का तात्पर्य किससे है? तो बाल विवाह, एज ऑफ कंसेंट एक्ट, ये किससे संबंधित है? तो एज लिखा हुआ है तो बाल विवाह। तो एज ऑफ कंसेंट एक्ट तो कम पूछता है, शारदा अधिनियम कई बार परीक्षा में पूछे हुए। तो आप ध्यान रखना कि शारदा अधिनियम कब आया? 1930 में इरविन के समय। और लड़कियों के विवाह के लिए 14 वर्ष न्यूनतम आयु निर्धारित किया गया। शारदा अधिनियम का संबंध हो गया, आपको ध्यान रखना है कि बाल विवाह पर रोक से शारदा अधिनियम का संबंध। और अंग्रेजों में लॉर्ड इरविन ने 1930 में एक अधिनियम लाया कि लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 14 साल है और लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु 18 साल है। उसके पहले कोई न्यूनतम आयु फिक्स नहीं था। 1891 में 12 साल एज ऑफ कंसेंट एक्ट लड़कियों के विवाह का उम्र निर्धारित किया गया। तो आपको मेन क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो यही आएगा कि बताओ बाल विवाह से कौन संबंधित है? तो आपको ध्यान रखना है कि शारदा अधिनियम बाल विवाह से संबंधित। इसके बाद है हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम। संपत्ति में हिंदू महिला का भी वहां अधिकार होगा। ये लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा आया कि हिंदू महिलाओं को भी संपत्ति में अधिकार दिया जाएगा। 1937 में ये अधिनियम बनाया। तो ये देखो जो अभी एक जगह आपको किए हैं, यहां से कई बार डायरेक्ट सीधा सीधा आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं सामाजिक और धार्मिक सुधार ये आपका कंप्लीट हो गया। आराम से इस पर आप वर्क कर सकते हो। अब अगले क्लास कल से हम लोग कंप्लीट शुरू करेंगे नए सिस्टम, जिसका नाम होगा गांधी योग। गांधी से शुरुआत करेंगे और वहां गांधी से लेकर के और हम लोग सीधा सीधा 1947 तक की बात करेंगे। फिर विश्लेषण इसका चलेगा और तब मॉडर्न का टेस्ट लगातार आपका होते रहे। हम लोग 8 तारीख से आपका ऑफलाइन क्लास भी शुरू कर रहे हैं। जो भी बच्चे ऑफलाइन में पढ़ रहे थे 8 अगस्त से ऑफलाइन क्लास की शुरुआत हो जाएगी।
और ऑफलाइन क्लास के साथ ही 8 अगस्त से आपका